बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माय डियर स्टूडेंट्स, ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई ऐसा बच्चा देखा हो जिसके बारे में जो टीचर्स हैं वो शिकायत करते हो? वो बच्चा आपके रिश्तेदारों का भी हो सकता है, आपका अपना भी हो सकता है, आपके किसी दोस्त का बच्चा भी हो सकता है, जिसके बारे में अमूमन जो है वो टीचर डायरी पे लिख के या वैसे आपको शिकायत करते हो कि जी ये हर वक़्त भागता-दौड़ता रहता है और टिक कर नहीं बैठता। उसके अलावा अपनी चीज़ें गुम कर देता है, कॉपियाँ गुम कर देता है, पेंसिल्स गुम कर देता है, रबर, शार्पनर्स गुम कर देता है, या सुस्त होके बैठा रहता है, चीज़ों पे ध्यान नहीं देता, चीज़ों को भूल जाता है, जो काम करने के लिए दिया जाए वो नहीं करता, घर का काम करके नहीं जाता, कुर्सी पे हाथ-पाँव चलाता रहता है हर वक़्त। तो अगर इस तरह की सिचुएशंस हैं, तो समझ लीजिए कि बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है। चूँकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ अगर टीचर जो है वो शिकायत करती है, तो जो घर के बड़े-बूढ़े होते हैं वो कहते हैं कोई बात नहीं जी, इसका बाप भी ऐसा ही था, तो वो भी बड़ी शरारतें करता होता था। टीचर लिख के भेज दिया जी कि आपका बच्चा जो है वो टिक के नहीं बैठता, हर वक़्त भागता-दौड़ता रहता है। वो तो दादा-दादी कहते हैं कोई नहीं, इसका बाप भी यही था, वो भी ऐसा ही करता था और आज देखो अफ़सर बन गया है, तो ये भी बड़ा होके ठीक हो जाएगा। तो इस तरह की सिचुएशन जो है वो फिर इस तरह के बच्चों को ट्रीट करने के लिए थोड़ी-सी मुश्किल भी हो जाती है। आमतौर पर मेरा अपना जो बच्चा है उसकी टीचर भी कभी-कभी लिख के भेज देती है जी कि ये शरारतें करता है। ये तो मैं उसका बाकायदा उसको एनालाइज़ करता हूँ कि उसकी शरारत किस किस्म की है। क्या कोई पैथोलॉजिकल शरारत तो नहीं है? क्या कोई इश्यू क्रिएट करने वाली शरारत तो नहीं है? या फ्रीक्वेंट तो नहीं है कि हर रोज़ ही करता है, हर वक़्त ही करता है? तो इस तरह की सिचुएशन में जब भी आपके बच्चे की जो शिकायत आ रही हों, तो आप उसको इग्नोर नहीं करें, बल्कि आपको चाहिए ये कि उस पे ध्यान दें, सुनें टीचर की बात कि टीचर असल में कहना क्या चाह रही है। फिर उस बच्चे को अपने बच्चे की शरारतों को एनालाइज़ करें, देखें कि वाक़ई कि ऐसा हो रहा है। हमारे यहाँ जब ये लॉकडाउन हुआ है, पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तो टीचर जो है वो शिकायतें करती थीं और हम एक कान से सुनते थे, दूसरे से निकाल देते थे। लेकिन जब लॉकडाउन हुआ, बच्चों ने घर ऑनलाइन स्टडी शुरू हो गई, तब हमें अंदाज़ा हुआ कि वाक़ई टीचर ठीक कह रही थी कि बच्चे जो हैं वो टिक के बैठते नहीं। इधर भी ऑनलाइन सबक उनका चल रहा है, लैपटॉप सामने खुला हुआ है, हम थोड़ा-सा इधर हुए हैं, बच्चा भाग के उधर। अब उधर टीचर उनकी लेक्चर दे रही है, बच्चा घूम रहा है, फिर रहा है, कभी नाश्ता कर रहा है, कभी रोटी खा रहा है, कभी पानी पी रहा है, कभी भाग के जूस लेने जा रहा है। तो फिर हमें आइडिया हुआ कि नहीं, कुछ ना कोई तो मसला है। ये मैं हमें से मुराद ये मैं तमाम कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे वालिदैन की बात कर रहा हूँ कि जिनके बच्चों की ये शिकायत आती थी, लेकिन वो ध्यान नहीं देते थे। लेकिन ड्यूरिंग लॉकडाउन जब स्कूल्स बंद हो गए, जब जो है बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन देना स्टार्ट कर दी स्कूल में, बच्चे घर बैठे कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे या मोबाइल पे पढ़ना शुरू हो गए, तब उनको ये फील हुआ कि वाकई टीचर ठीक कहती थी, ये तो वाकई टिक के नहीं बैठ के पढ़ रहा, ये तो हम इधर होते हैं तो ये सोफे पे उछलना कूदना शुरू कर देता है, हम उधर जाते हैं ये कुछ खाना पीना शुरू कर देता है, हमने लेक्चर लगा के दिया होता है, हम थोड़ी देर में मुड़ के आते हैं, ये उस पर गाने सुन रहा है, कार्टून देख रहा है मोबाइल पे। तो फिर उनको अंदाजा हुआ कि नहीं, ये वाकई कोई ना कोई इश्यू है। तो माय डियर्स, इस तरह के अगर प्रॉब्लम्स हैं आपके बच्चे के साथ या आपके कोई करीबो जवार में कोई बच्चा है, कोई रिश्तेदारों का, कोई दोस्तों का बच्चा है, अगर इस तरह के उसके प्रॉब्लम्स हैं तो जान लीजिए कि बच्चे में अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर हो सकता है। इट्स अ कॉमन डिसऑर्डर ऑफ चिल्ड्रन। तो बच्चे में ये हो सकता है, एडीएचडी हम इसको एब्रीवेट करते हैं। तो जब भी आपके बच्चे को या आप देखेंगे किसी भी ऐसे बच्चे की फ्रीक्वेंट ऐसी शिकायत आ रही हैं, तो आपको फ़ौरन जान जाना चाहिए कि बच्चे में एडीएचडी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, या ट्रिगर हो चुके हैं या हो रहा है। उस सिलसिले में जो है आपको डेफ़िनेटली आपको ज़रूरी है, बल्कि आप ज़रूर जो है वो किसी क्लिनिशियन से, एक्सपर्ट क्लिनिशियन से मुराद ये है कि किसी साइकोलॉजिस्ट से, किसी साइकियाट्रिस्ट से जो है किसी स्कूल साइकोलॉजिस्ट से, किसी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से जो है वो आप राब्ता करें, अपने बच्चे के बारे में डिस्कस करें और वो जो आपको मशवरा दे उस पर अमल करने की कोशिश करें।
एडीएचडी जो है वो बेसिकली हम जब डायग्नोस करते हैं तो हमारे पास 2-3 ऑप्शंस होते हैं एडीएचडी को डायग्नोस करने के, जिसकी बेस पे हम एडीएचडी डायग्नोस कर रहे होते हैं। पहला ऑप्शन जो होता है हमारे पास वो होता है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। ये अमेरिकन साइकाट्रिक एसोसिएशन ने 2013 में इसका जो 5th वॉल्यूम है, जो 5वां एडिशन है इसका, जिसको हम DSM-5 डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर 5th एडिशन के नाम से जानते हैं, उसमें डायग्नोसिस के लिए डिफरेंट क्राइटेरियाज दिए गए हैं डिफरेंट डिसऑर्डर्स के। हम बच्चे के बिहेवियर को, जो क्लासरूम में उसका बिहेवियर होता है, हम टीचर का इंटरव्यू करते हैं, हम बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं और बच्चे के बिहेवियर को फिर हम क्लास उस क्राइटेरिया, वो जो DSM-5 में क्राइटेरिया होता है उसके मुताबिक हम जज करने की कोशिश करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि क्या क्राइटेरिया, जिस तरह DSM-5 में 18 क्राइटेरियाज हैं, ठीक है जी। जो 9 क्राइटेरियाज हैं वो हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी के हैं और 9 क्राइटेरिया जो हैं वो इनअटेंशन के हैं। अब 9 में से 6 क्राइटेरियाज का होना जरूरी है डायग्नोसिस के लिए। अगर आपका बच्चा हाइपर एक्टिव और या इम्पल्सिव है, तो अगर वो जो 9 क्राइटेरिया उनमें से अगर 6 क्राइटेरियाज पूरा कर रहा है तो इसका मतलब है आपका बच्चा ADHD हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव टाइप है। अगर आप जो इन अटेंशन है, अगर ADHD की 2-3 अकसाम होती है, या तो बच्चा हाइपर एक्टिव और इम्पल्सिव हो सकता है, या बच्चा इन अटेंटिव हो सकता है, या दोनों, हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिविटी एंड इन अटेंशन। ये जो दोनों कैटेगरीज हैं, हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी को हम एक कैटेगरी गिनते हैं, ठीक है जी, और इन अटेंशन को हम दूसरी कैटेगरी गिनते हैं। तो अगर तो बच्चा हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव अकेला भी हो सकता है, या इन अटेंशन के साथ भी अकेला हो सकता है, या दोनों जो है वो कंबाइंड टाइप भी हो सकती है, हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव एंड इन अटेंशन, कंबाइंड टाइप ऑफ ADHD। तो उसको आप वो भी डायग्नोस कर सकते हैं। अब चलते हैं हम क्राइटेरिया की तरफ। अच्छा, दूसरा, सॉरी, मैं आप बता रहा था कि एक तो हम DSM-5 डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल 5th एडिशन को यूज करते हैं डायग्नोसिस के लिए। दूसरा फिर हम डिफरेंट साइकोलॉजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं, असेसमेंट टूल्स हैं ADHD के लिए, डिफरेंट स्केल्स बने हुए हैं। वो मैं लेटर ऑन डिस्कस करूंगा आपसे कि कौन कौन से स्केल है। अभी इस लेक्चर में मैं वो उस पर ज्यादा मैं नहीं, क्योंकि मेरा फोकस जो है वो जस्ट ADHD को डिस्कस करना है, असेसमेंट को मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा। तो असेसमेंट स्केल्स हैं, उनकी मदद से भी हम बच्चे को पे ADHD का जो टेस्ट करते हैं और फिर बच्चे को डायग्नोस करने की कोशिश करते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन से ऐसे क्राइटेरियाज हैं जिसकी बेस पे हम, हमारा जो बच्चा है, जिस बच्चे को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो आपका बच्चा भी हो सकता है, मेरा बच्चा भी हो सकता है, वो आपके किसी रिश्तेदार का बच्चा भी हो सकता है। तो हमें होनी चाहिए, ना सिर्फ ये क्लिनिक, एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ये सिर्फ मुझे पता हो कि ADHD के कौन सी क्राइटेरिया है, कौन से क्राइटेरिया, बल्कि ये एज ए पेरेंट, एज ए केयर गिवर, एज ए टीचर, ये आपको भी पता होना चाहिए कि बेसिकली कौन कौन से ऐसे क्राइटेरियाज हैं। अगर वो बच्चे में सिम्टम्स या क्राइटेरिया जो बच्चा फुलफिल करता है तो उसको ADHD हम कंसीडर कर सकते हैं। तो देखते हैं, चलिए। सबसे पहले हम बात करते हैं इम्पल्सिविटी की। मैंने आपको बताया कि हाइपर एक्टिविटी, सॉरी, इम्पल्सिविटी और हाइपर एक्टिविटी ये सेम क्राइटेरिया है। अच्छा, इसको मैंने वैसे लिखा लदा लदा हुआ है क्योंकि इम्पल्सिव टाइप के जो है वो 3 क्राइटेरियाज हैं और हाइपर एक्टिविटी के जो है वो 6 क्राइटेरियाज हैं। इन दोनों को मिला के 9 हो जाते हैं। जब आपने इम्पल्सिव हाइपर एक्टिव डायग्नोस करना है तो इन 9 में से दोनों को, इम्पल्सिव के 3 और हाइपर एक्टिविटी के जो 6 हैं, इन 9 क्राइटेरियाज को देख के, सिम्टम्स को देख के आपने इनमें से टोटल 6 सिम्टम्स जो हैं वो आपने देखने। अगर वो हो जाते हैं तो बच्चा आपका जो है वो हाइपर एक्टिव या इम्पल्सिव हो सकता है। तो पहला क्राइटेरिया जो है वो इम्पल्सिविटी का, ट्रबल वेटिंग देयर टर्न, यानी कि अपनी जो टर्न का इंतजार नहीं करता, बारी का अपनी का इंतजार नहीं कर सकता। जिस तरह का होता है ना, क्लास में टीचर जो है वो काम चेक कर रही होती है बच्चों का, बार बार काम चेक कर रही हैं, एक बच्चा आ रहा है अपनी टर्न पे, फिर दूसरा आ रहा है, फिर तीसरा आ रहा है। इस तरह के बच्चे क्या होते हैं, वो लाइन से निकल के साइड से, जब टीचर ने अगर कहा भी हो ना कि भाई पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, या रोल नंबर वाइज आएंगे। अब आपके बच्चे का अगर 8 रोल नंबर है और उसने 1 से शुरू किया, तो ऐसा बच्चा होगा वो टर्न करेगा, फलांगेगा, वो कहेगा जी पहले मेरा काम चेक करें। तो वो अपनी जो टर्न का इंतजार नहीं कर सकते। हमारी जिंदगी में, रोजमर्रा जिंदगी में बहुत सारी जगहों पे जो है वो हमें अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है, अपनी लाइन का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन आपने देखा होगा कुछ लोग
ज्यादा हाइपर होते हैं, एक्टिव होते हैं, इम्पल्सिव होते हैं, वो कहते हैं जो पीछे खड़े ना उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा होता, उनकी कोशिश होती है वो भाग के कहीं आगे घुस जाए आगे लाइन में। ठीक है, तो ये बड़ों में भी होता है, अडल्ट एडीएचडी भी होता है, वो मैं इंशाल्लाह किसी और लेक्चर में डिस्कस करूंगा, अभी मैं बच्चों से रिलेटेड जो कर रहा हूँ। तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो अपनी टर्न का इंतजार नहीं करते। अच्छा जी, आगे आ जाता है इंटरप्ट अदर्स, दूसरों को इंटरप्ट करना। तंग किए जाएंगे, कोई बच्चा काम कर रहा है उसको ऐਵੇਂ ही तंग किए जाएंगे, उसको इंटरप्ट किए जाएंगे, उसको परेशान किए जाएंगे, उसको काम नहीं करने देंगे, खुद भी नहीं कर रहे होंगे और दूसरों को भी जो है वो इंटरप्ट किए जा रहे होंगे बार बार। ऑफन ब्लंट्स आउट द आंसर्स, सवाल अभी कंप्लीट नहीं हुआ होगा, जवाब उसका पहले दे देंगे। आपने भी अक्सर देखा होगा घरों में ऐसे बच्चों को, आप कोई बात कर रहे हैं या उनके फादर मदर या दादा दादी कोई बात कर रहे हैं, अभी उनकी बात पूरी नहीं होती, बच्चा जो है वो ऑलरेडी फटाफट फौरन से वो जवाब दे देता है। तो दिस इज बेसिकली टाइप ऑफ द, दिस इज द सिम्टम ऑफ द इम्पल्सिविटी एडीएचडी। ठीक है जी, सिम्टम है बेसिकली एडीएचडी की, कि जब देखें बच्चा, अब एक ही सिम्टम पे मैं नहीं कह रहा कि इसी सिम्टम पे आपने डायग्नोज कर देना है, दिस इज द वन ऑफ द वन सिम्टम। ठीक है, जो मैंने वन ऑफ द 9 जो है वो सिम्टम जो है इसमें है, एक सिम्टम है ये एडीएचडी का, कि बच्चा जो है वो सवाल कंप्लीट होने से पहले ही उसका आंसर कर देता है। आपने भी देखा होगा, आप कोई बात कर रही हैं, अभी आपने अपनी बात पूरी नहीं की तो बच्चा जो है वो फौरन से उसका आंसर कर देता है। दिस इज बेसिकली ब्लंट्स आउट। आगे आ जाते हैं जनाब, ये 3 क्राइटेरिया थे इम्पल्सिविटी के। अब आगे आ जाता है हाइपर एक्टिविटी। हाइपर एक्टिविटी में सबसे पहले फिजिवनेस विद और टैप्स विद हैंड्स, यहाँ पे हैंड्स लिखना था, ये मिसप्रिंट हुआ है, कंपोजिंग की गलती है। तो यहाँ पे क्या, उनके हर वक्त हाथ पांव चलते रहते हैं, रुकते नहीं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी ये चीज छेड़, कभी वो चीज छेड़, कभी वो चीज छेड़। तो इस तरह करके जो है वो हाथ पांव चलते रहते हैं, टीचर उसको मना करती है वो फिर इस चीज को छेड़ना शुरू कर देते हैं, टीचर इसको मना करती है वो पेंसिल उठा लेते हैं, टीचर कहती है पेंसिल रखो वो शार्पनर उठा लेते हैं। तो इस तरह करके जब टीचर के पास खड़े होंगे ना स्कूल का काम चेक करवाने के लिए, वो टेबल पे जितनी चीजें पड़ी होगी उनको छेड़ते रहेंगे। मतलब इस तरह करके जो है वो उनके हाथ पांव हर वक्त चलते रहते हैं। लीव्स द सीट, अपनी कुर्सी पे टिक के नहीं बैठते। आप बिठाएंगे 2 मिनट, आप देखेंगे बच्चा तीसरे रो में फिर रहा होगा, आप उसको सबसे आगे बिठाएंगे, आप अपना काम चेक कर रहे हैं या आप काम कर रही हैं, व्हाइट बोर्ड पर लिख रही हैं, थोड़ी देर बाद आपने पीछे मुड़ के देखा बच्चा सीट पे नहीं, गायब होगा सीट से, देखेंगे तो वो किसी फला चौथी रो में जाके किसी बच्चे को तंग कर रहा होगा। तो इस तरह के जो बच्चे हैं बेसिकली वो अपनी सीट पर नहीं बैठते टिक के। तीसरा क्राइटेरिया हाइपर एक्टिविटी का आ जाता है रन और क्लेम। अब ऐसे बच्चे जो होते हैं ना बेसिकली वो चलने की बजाय दौड़ते हैं, ये चलते नहीं है, जिस तरह एक आम इंसान है, एक आम बच्चा है, वो चल कर कहीं जा रहा है, ये हर वक्त दौड़े रहते हैं, इनमें एक एनर्जी जो है वो वाफर मकदार में होती है, इनकी कोशिश होती है कि वो जो काम चल के जाकर करना है वो दौड़ के जाके कर लिया जाए, तो हर वक्त दौड़ते रहते हैं। टॉक एक्सेसिवली, हर वक्त बोलते रहते हैं, चुप नहीं करते, क्लास में भी चुप नहीं करते, घर में भी आपने ऑब्जर्व किया होगा ऐसे बच्चे जो हैं वो बोलते ही रहेंगे, वो चुप नहीं करते। आगे जाता है अनएबल टू प्ले क्वाइटली, खेलते भी होंगे ना तब भी वे चुप नहीं करेंगे। वैसे तो अगर वैसे ही चुप नहीं कर रहे हैं, जब खेल भी रहे होंगे ना, एक कार है वो चला रहे होंगे, देखो जी मेरी कार जा रही है, ये मेरा जहाज उड़ रहा है, ये मैं नाश्ता कर रहा हूँ, ये मैं नाश्ते में अंडा आ गया है, बोतल आ गई है, ये आ गया है, वो आ गया है। खाते हुए भी हर वक्त बोलते रहेंगे और खेलते हुए भी हर वक्त बोलते रहेंगे, बकायदा कमेंट्री होती है, कमेंट्री करते रहेंगे, 1 सेकंड के लिए भी जो इस तरह के बच्चे जो है मोस्टली चुप नहीं करते। तो ये हो गया क्राइटेरिया हाइपर एक्टिविटी का। अब इम्पल्सिविटी के 3 क्राइटेरियाज और हाइपर एक्टिविटी के 6 क्राइटेरियाज, इनको मिला के जनाब हो गए टोटल 9 क्राइटेरियाज। अब अगर आपने एडीएचडी डायग्नोस करना है, अगर इन 9 क्राइटेरियाज में से आपने 1 बाय 1 बच्चे को देखना है, ठीक है, टीचर से भी इंटरव्यू करते जाना है, खुद भी ऑब्जर्व करते रहना है। अगर आपके ये जो 9 क्राइटेरियाज हैं डीएसएम में एडीएचडी के, उनमें से अगर 6 क्राइटेरियाज पे बच्चा पूरा उतर आता है, वो 6 क्राइटेरियाज उसके अंदर पाए जाते हैं, वो जो 9 ये अलामात हैं उनमें से अगर 6 अलामात बच्चे में पाई जाती हैं, तो यू विल डायग्नोस द चाइल्ड विद एडीएचडी, हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव टाइप। आगे आ जाता है जी इन अटेंशन। अब इन अटेंशन के भी 9 क्राइटेरियाज है। ठीक है जी, पहले हमने बात की इम्पल्सिविटी और हाइपर एक्टिविटी की, अब हम बात कर रहे हैं इन अटेंशन की।
इन अटेंशन के भी 9 क्राइटेरियाज हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया जो है फेल्स क्लोज अटेंशन केयरलेस मिस्टेक्स। अब क्या होता है कि जो चीज एक काम करना है बैठ के ध्यान से करना है, क्योंकि अगर ध्यान हमने हटा दिया तो जो है वो गलती होने का चांस है। तो क्या होगा, ऐसे बच्चे ध्यान नहीं देंगे, इनकी जो अटेंशन है वो नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से जो है वो केयरलेस मिस्टेक्स करेंगे, वो मिस्टेक करेंगे जो अगर वो ध्यान से काम करते तो वो ना होती। उनको वो काम आता है। अगर आप 1 से लेकर अपने बच्चे को कहा है कि जी 30 तक गिनती लिखो, अब उसको गिनती आती है। ही कैन राइट, ही और शी कैन राइट। बट अगर जो है वो एडीएचडी इनअटेंशन टाइप है, उसमें ये सिम्टम हो सकती है, तो वो क्या करेगा, तो केयरलेस मिस्टेक्स करेगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी टेंशन नहीं दे रहा, वो ध्यान उसका कहीं और है, वो उसने 6 की बजाय 8 लिखा हुआ है, हालांकि उसको आती है गिनती, लेकिन वो फिर भी केयरलेस मिस्टेक्स करेगा ड्यू टू द इनअटेंटिव बिहेवियर। आगे आ जाता है जी दूसरा क्राइटेरिया, नॉट सीम्स टू लिसन। बात नहीं सुनते, आप जो मर्जी कहे जाएंगे, बोलते जाएंगे, वो अपनी दुनिया में मगन है, उसने अपना ही काम करना है, आपने बोल बोल के थक जाना है, ठीक है, वो फिर भी उसने नहीं सुनना वो क्या कह रहा है, आप क्या कह रहे हैं। नॉट फॉलो थ्रू इंस्ट्रक्शंस। इसी तरह मिलता जुलता क्राइटेरिया है कि आपकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करते। आपने कहा किचन से जाके गिलास लेके आओ, वो कप ले आएंगे। आपने कहा अच्छा पहले इस तरह करना, ये प्लेट उठाओ, ये किचन में रखो, फिर आप कमरे में जाना, फिर अपनी आप ही को कहना कि फलां चीज लेके मेरे पास आए, वो भूल जाएंगे, वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो ही नहीं करेंगे, वो सीधा आप ही के पास जाएंगे, वो जो आपने कप गिलास या कप दिया होगा किचन में रखने के लिए, वो सीधा कमरे में जाके रखेंगे और आप ही को कहेंगे मम्मा बुला रही हैं, वो पूछ लो क्या कहना है। मतलब वो आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेंगे। आगे जाता है जी ट्रबल ऑर्गेनाइजिंग। चीजों को ऑर्गेनाइज नहीं रख सकते, वो बहुत मुश्किल होती है उनको ऑर्गेनाइज। जिस तरह बस्ता होता है, बच्चे को बस्ते में किताबें रखनी है, कॉपियां रखनी है, पेंसिल रबड़ शार्पनर ज्योमेट्री जो अपनी टिफिन का अलग जगह है, तो ऑर्गेनाइज चीजें रखनी है सारी चीजें। इसी तरह क्लासरूम में है कि अपना जो है वो बुक्स एक साइड पे रखनी है, किताबें एक साइड पे रखनी है, पेंसिल शार्पनर वगैरह जो है वो अपने सामने रखने हैं जहाँ जगह बनी हुई है बस्ते में या डेस्क में, लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रखना है। लेकिन ये ऐसे बच्चे क्या होते हैं, वो क्या कहते हैं ना कि गंद मार देते हैं हर तरफ, बिखरी हुई होंगी चीजें, देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द थिंग्स। जो उसके बच्चे की चीजें होंगी उनमें कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी, हैपहैजर्ड होंगी, ठीक है, कॉपी इधर पड़ी होगी, पेंसिल उधर पड़ी होगी, शार्पनर इधर पड़ा होगा। तो इस तरह की चीजें जो है ये इसमें मौजूद होती हैं। अवॉइड टास्क दैट रिक्वायर मेंटल एफर्ट्स। अच्छा जी, जो टास्क हैं बेसिकली मेंटल एफर्ट, जिनमें दिमाग यानी कि अटेंशन कंसंट्रेशन की जरूरत है, उन टास्क से ये जो है ये अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया ना कि क्लोज अटेंशन नहीं दे पाते, तो इसलिए उनको पता है कि यार ये काम जो है ये टिक के करने वाला है, ये बड़ा ध्यान से करने वाला है, तो चूंकि वो नहीं कर पा रहे होते, तो चल रहे होते इस तरह काम से, भाग रहे होते हैं वो टेंशन वाले काम से, तो वो क्या करते हैं, इन चीजों को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं कि जिनमें मेंटल एफर्ट या मेंटल जो है वो कैपेसिटी, अटेंशन कंसंट्रेशन होनी चाहिए, वो चीजें जो है वो उसमें उसको जो है वो विड्रॉ कर जाते हैं हमसे। इजीली डिस्ट्रैक्टेड, बहुत जल्दी जो है वो उनका ध्यान बढ़ जाता है। वो काम कर रहा है, आपने उसको काम दिया हुआ बच्चे को कि बेटा ये आपने पूरा सफा लिखना है, जरा सी थोड़ा सा जो है वो शोर होगा, बच्चा यूं देखना, आप उसको कहते हैं बेटा अपना ध्यान करो, वो फिर ध्यान करना शुरू कर देता है। थोड़ा सा शोर होगा, बच्चा यूं देखना शुरू कर देगा, अपना काम कर रहा है, घर में कोई आ गया है, नॉक हुआ है, अभी सारे बैठे हुए हैं, ठीक है, कोई भी दरवाजा खोल सकता है, ये सारा अपना काम छोड़ के जाके दरवाजा खोलेगा, फौरन से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। कोई वाला साहब को मिलने आ गया है, बच्चा अपना काम कर रहा है, फौरन से उधर ध्यान हो जाएगा। यानी कि इजीली डिस्ट्रैक्शन जो है इस बच्चों में होती है। फॉरगेटफुल इन डेली एक्टिविटीज, अपनी जो डेली एक्टिविटीज होती हैं इनकी, जो इन्होंने रोजाना करनी होती हैं, ये उसको भी भूल जाते हैं। क्लासरूम का एक क्लास का एक पैटर्न बनाया हुआ है टीचर ने कि जी पहले ये करना है, ठीक है जी, पहले आपने काम चेक करवाना है, फिर आपने काम दोबारा क्लास वर्क करना है अपनी कॉपी में, फिर आपने टेस्ट देना है, फिर आपने ये करना है वो करना है, इजीली आराम से भूल जाएंगे। हालांकि जो डेली एक्टिविटीज होती हैं, जो रोजाना करने वाली होती है, ये उनको भी भूल जाएंगे कि ये भी काम करना था हमने। आगे जाता है लॉसेस थिंग्स फॉर टास्क एंड एक्टिविटीज, अपनी चीजें गुम करते रहते हैं, चीजें घुमा देंगे। आपको पता होगा कि आपका बच्चा घर आता है तो आप देखते हैं कि यार आज तो उसके पास पेंसिल ही नहीं है या शार्पनर ही नहीं है उसके पास, अभी मैंने सुबह ही तो दे के भेजा था उसको। फिर आप कहते हो यार मैथ्स की तो कॉपी नहीं है इसमें,
मैंने तो इसको सुबह नई मैथ्स की कॉपी लेके दी थी, यहाँ से रात को लाई थी मैं और मैंने उसको दी थी, तो अभी तो उसकी मैथ्स की कॉपी नहीं है। कभी आपको पता चलता है कि जी इंग्लिश की बुक गुम करके आ गया, कभी आपको पता चलता है जी मैथ्स की बुक गुम करके आ गया या जनरल नॉलेज की बुक गुम करके आ गया। कभी आप देखते हैं कि बॉटल ही नहीं है उसके पास, ज्योमेट्री नहीं है, तो अपनी चीजें गुम कर देते हैं। ट्रबल होल्डिंग अटेंशन, आगे फिर वही बात आ जाती है कि उनको अटेंशन जो है वो एक जगह पर फोकस रखने में ज्यादा देर जो है वो बहुत मुश्किल पेश आ रही होती है, अपनी अटेंशन जो है वो फोकस नहीं रख पाते। तो ये 9 क्राइटेरियाज हैं। अब इन 9 क्राइटेरियाज में से अगर 6 क्राइटेरियाज बच्चे के अंदर मौजूद है, यानी ये जो 9 सिम्टम्स हैं, इन 9 सिम्टम्स या बिहेवियर्स में से अगर बच्चे के अंदर 6 बिहेवियर्स या सिम्टम्स जो है या अलामात जो है वो मौजूद है, तो आप बच्चे को एडीएचडी इन अटेंशन टाइप डायग्नोस करेंगे। ठीक है जी। अब मैं अगेन आपको बता देता हूं कि इसका डायग्नोसिस कैसे करना है। अगर आपको इम्पल्सिविटी और हाइपर एक्टिविटी के मिला के 9 में से 6 क्राइटेरिया फिल जो है वो फुलफिल कर रहा है बच्चा, उसके अंदर मौजूद है ये अलामात 9 में से 6, तो आप इम्पल्सिव हाइपर एक्टिव टाइप ऑफ एडीएचडी डायग्नोस करेंगे। अगर ये नहीं है फिर आपने इंटेंशन का भी देखना है। अगर उसमें से 6 क्राइटेरिया जो है वो मीट कर रहा है बच्चा, तो आप इन अटेंशन टाइप ऑफ एडीएचडी डायग्नोस करेंगे। अगर हाइपर एक्टिव और इम्पल्सिव टाइप के भी 6 जो है वो मीट कर गया है और इन अटेंशन के भी 6 मीट कर गया है, तो फिर आप कंबाइंड टाइप ऑफ एडीएचडी जो है, कंबाइंड मीन दोनों है, हाइपर एक्टिविटी इम्पल्सिविटी एंड इन अटेंशन दोनों है, तो हम उसको आप उसको लिखेंगे कंबाइंड टाइप। डीएसएम में जो है ये लिखा हुआ है बकायदा, वहां से आपको आप देख सकते हैं कि कैसे जो है वो या तो सिर्फ इंपल्सिव हाइपर एक्टिव टाइप ऑफ एडीएचडी या सिर्फ इनअटेंशन टाइप ऑफ एडीएचडी। अगर दोनों क्राइटेरिया मीट कर रहा है, दोनों के 6-6, तो फिर बोथ जो है वो कंबाइंड टाइप ऑफ एडीएचडी जो है वो आप उसको डायग्नोस करेंगे बच्चे। अच्छा जी, इसकी जो है वो मेडिकल कॉजेज क्या हो सकती हैं? मेडिकल कॉजेज में डोपामिन और नॉर एपिनेफ्रीन जो है इसकी कमी जो है ये एडीएचडी का बायस बन सकती है। ठीक है जी। तो ये इसकी बायोलॉजिकल या मेडिकल कॉजेज हैं। ये डोपामिन और नॉर एपिनेफ्रीन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ट्रिगरिंग द एडीएचडी इन अ चाइल्ड। सो डोपामिन और नॉर एपिनेफ्रीन की अगर कमी हो जाती है तो उसकी वजह से ब्रेन में जो है वो बच्चा जो है वो एडीएचडी का शिकार हो सकता है। ट्रीटमेंट जो है वो इसमें स्टिमुलेंट्स देते हैं मोस्टली। स्टिमुलेंट्स में भी मिथाइल फेनिडेट, अटोमॉक्सिटिन, ठीक है, ये जो है ये उसको दे सकते हैं। उसके अलावा ऑक्यूपेशनल थेरेपी उसकी हो सकती है। अगर बच्चा छोटा है तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी इज वन ऑफ द बेस्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट। और उसके अलावा अगर बड़ा है, थोड़ा सा उम्र उसकी है 10 या 11-12 साल, तो आप कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी उसके साथ कर सकते हैं। फिर ऑर्गेनाइजिंग इन्वायरमेंट, यानी कि एक इन्वायरमेंट जो है वो ऑर्गेनाइज्ड अगर आप उसको प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे कम से कम चांसेस हों डिस्ट्रैक्शन के, ठीक है, आप उसका इन्वायरमेंट इस तरह का क्रिएट करेंगे, ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है, वो बच्चा डिस्ट्रैक्ट भी नहीं हो रहा। चीज़ों के बारे में भी चीज़ें भी इस तरह आपने एक तरतीब के साथ अरेंज करके रखी हुई हैं कि अब उसके जो स्कूल से रिलेटेड हैं कि वो बच्चा उस ईजिली उसको उनको हासिल कर रहा है और डिस्ट्रैक्शन उसकी बिल्कुल नहीं है इर्द गिर्द की, तो भी जो है ये चीज जी भी जो है वो बड़ी अहम रोल प्ले कर सकती है बच्चे के एडीएचडी को डील करने में या उसको मैनेज करने में। मेकिंग टास्क सिंपल एंड शॉर्ट, टास्क आप जो बच्चे को दे रहे हैं, क्योंकि अटेंशन का मसला होता है, बच्चा कंसंट्रेशन नहीं ज्यादा दे पाता, अटेंशन नहीं दे पाता, ठीक है, उसका पुअर सिटिंग बिहेवियर होता है। तो उसमें क्या होगा कि आप छोटे छोटे टास्क देंगे, बच्चा उसको कर ले। जब बच्चा उसको कर लेगा तो डेफिनेटली उसकी जो सेल्फ अचीवमेंट का जो लेवल है या सेल्फ स्टीम का जो लेवल है वो हाई होगा, सेल्फ अकम्पलिशमेंट का जो लेवल है वो हाई होगा, और बच्चा जो है वो ज्यादा बेहतर तौर पर आगे से आगे जो है वो लंबे टास्क करना शुरू कर देगा। क्योंकि जब वो छोटे छोटे टास्क कंप्लीट करेगा, आप उसको प्रेज करेंगे, आप उसको रीइंफोर्समेंट देंगे, ठीक है, उसको स्टार्स देंगे, उसको जो है वो फिजिकल जो है वो रीइंफोर्समेंट देंगे, तो जिसकी वजह से बच्चे की जो सेल्फ स्टीम है, सेल्फ कॉन्सेप्ट है, या उसका जो सेल्फ अकम्पलिशमेंट का जो लेवल है, अचीवमेंट सेल्फ अचीवमेंट का जो लेवल है वो हाई होगा। बच्चा प्राउड फील करेगा, बच्चा अच्छा फील करेगा, और वो आगे से आगे ज्यादा काम करने की कोशिश करेगा। तो आहिस्ता आहिस्ता करके फिर आप टास्क का जो है वो लेंथ और जो उसका ड्यूरेशन है वो आप बढ़ा सकते हैं।
With the passage of time, symptoms of hyperactivity, impulsivity may decrease, but inattention symptoms may remain constant. जैसे जैसे बच्चे की उम्र बड़ी होती जाती है, जिस तरह मैंने शुरू में बात की थी ना कि अगर दादा दादी को बताएं कि ये मसला है बच्चे में, वो कहते हैं इसका बाप भी ऐसे ही था, तो अब तो वो खैर वो ठीक है। तो इसी तरह जो जब जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, बच्चे के अंदर जो है वो हाइपर एक्टिव और इन जो है वो इम्पल्सिविटी की जो सिम्टम्स है वो कम होना शुरू हो जाती है। उसकी वजह ये होती है कि शुरू में बच्चे के पास काम कम होते हैं, एनर्जी ज्यादा होती है। जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसके जो डेली रूटीन की एक्टिविटीज है वो बढ़ती जाती हैं, उसकी जो एनर्जीज है वो चैनलाइज होती जाती हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट होती जाती हैं डिफरेंट असाइनमेंट्स को पूरा करने में, डिफरेंट एक्टिविटीज को करने में। तो इस वजह से बच्चे की हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव जो है वो इम्पल्सिवनेस जो है वो कम हो जाती है। लेकिन ज्यादातर बच्चों में जो इन अटेंशन का जो एक अलामत है वो बरकरार रहती है। इसमें कौन-कौन से बच्चे को जब एडीएचडी को मैनेज करना हो या उसकी ट्रीटमेंट में आपके क्लिनिशियन जो है, साइकोलॉजिस्ट बड़ा रोल प्ले कर सकता है, टीचर्स बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, बच्चे के स्कूल टीचर्स, बच्चे के ट्यूशन टीचर्स, उसके वालिदैन, डॉक्टर, फिजिशियन, साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट जो हैं, ये बच्चे के इन एडीएचडी में बहुत अहम रोल प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा कोमॉर्बिडिटी जो है, यानी कि एडीएचडी के साथ जो दूसरे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, उनमें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो सकता है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी एसएलडी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी में फिर आगे जाके डिसकैल्कुलिया हो सकता है, डिस्ग्राफिया हो सकता है, उसके अलावा जो है वो डिसलेक्सिया हो सकता है, उसके अलावा कंडक्ट डिसऑर्डर हो सकता है, अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर हो सकता है, आईक्यू का इशू हो सकता है, आईक्यू अबव एवरेज भी हो सकता है, सिर्फ बिलो एवरेज की बात नहीं मैं कर रहा। आईक्यू अबव एवरेज भी ऐसे बच्चों का, एडीएचडी के बच्चों का हो सकता है, एवरेज भी हो सकता है और बिलो एवरेज भी हो सकता है, यानी वो इंटेलेक्चुअल डेफिसिट की कैटेगरी में भी कहीं ना कहीं फॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर एडीएचडी का बच्चा जो है वो अपना टास्क पूरा नहीं कर पा रहा या अपना जो काम पूरा नहीं कर पा रहा, उसकी वजह से फिर उसके अंदर एंजाइटी क्रिएट होना शुरू हो जाती है, डिप्रेशन क्रिएट होना शुरू हो जाता है, उसकी सेल्फ स्टीम लो हो जाती है, सेल्फ अचीवमेंट का जो लेवल है वो लो होना शुरू हो जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस का जो लेवल है वो लो होना शुरू हो जाता है। तो ये तो था एडीएचडी। तो आपने मेरा ख्याल है कि आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि एडीएचडी हमारे बच्चे जो हैं उनकी डिफरेंट शिकायत जो आती हैं हम उनको मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो इग्नोर कर देते हैं या उसको परसू नहीं करते या उनको प्रोब करने की कोशिश नहीं करते, और फिर ये जो छोटी छोटी शिकायत हैं ये बढ़ती 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 एट द एंड जो है वो एडीएचडी के लेवल, डायग्नोसिस के लेवल तक पहुंच जाती हैं। तो कोशिश कीजिए कि जब भी टीचर जो है वो आपके बच्चे के बारे में कोई भी अपनी कमेंट करे, कोई भी राय दे, डायरी पे लिख के भेजे, कोई शिकायत डायरी पे लिख के भेजे या आपको कॉल करके बताया जाए, तो कोशिश करें कि उस पे फोकस करें और उसको मैनेज करने की उसी वक्त कोशिश करें कि अनटिल अनलेस के जो है वो ज्यादा मसला क्रिएट हो जाए, बात डायग्नोसिस तक पहुंच जाए डीएचडी के, तो पहले से ही जो है आप उसको ग्रास रूट लेवल पे ही जो है वो प्रॉब्लम को पकड़ने की कोशिश करें। अगर नहीं पकड़ने की कोशिश करेंगे, उसको डील करने की कोशिश करेंगे, तो मसला जो है वो बढ़ता बढ़ता जो है वो डायग्नोसिस तक चला जाएगा। तो होपफुली कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा आज के लेक्चर को। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक अगले लेक्चर के साथ हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।